हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन है, वहां पर जाकर आप दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। और दोस्तों ये पूरी मैं सीरीज कर रहा हूं और इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन जून 2020 में पूछे गए थे, जो कि सितंबर 2020 में जिसका एग्जाम हुआ था, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ और उसके आंसर्स को फुल डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पूरे वीडियोस को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको कैसी तैयारी नेक्स्ट ईयर के लिए करनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी क्वेरी होगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि अरेंज द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द जनरल फ्रेमवर्क फॉर कंपाइलिंग एनी ISCR प्रोडक्ट एज स्टेटेड बाय प्रोफेसर ए चैटर्जी। तो कह रहा है कि प्रोफेसर ए चैटर्जी के द्वारा, ठीक है, एक ISCR प्रोडक्ट के तहत उसने कुछ स्टेप्स के बारे में बात की थी। उन्होंने कुछ स्टेप्स बताया था ISCR के लिए, तो उस स्टेप्स को यहाँ पर आपको बताना था, ये चारों ऑप्शन को अरेंज करना था। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं क्या कि जो प्रोफेसर अमिताभ चैटर्जी है उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेमिनेशन। एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेमिनेशन नाम की उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको पब्लिश किया था 2016 में। और उस 2016 उस बुक में उन्होंने बताया था कि इंफॉर्मेशन का कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और वो कुछ एक्टिविटीज़ क्या है, वो 3 तरह की एक्टिविटीज़ थी। और वो 3 एक्टिविटीज़ थी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन का कंसोलिडेशन करना और इंफॉर्मेशन का रीपैकेजिंग करना। तो ये 3 एक्टिविटी उन्होंने बताया था और साथ ही में उन्होंने ISCR प्रोडक्ट में 7 स्टेप्स के बारे में उन्होंने बताई थी। 7 स्टेप्स के बारे में उन्होंने बताया था और ये 7 स्टेप्स क्या क्या था? इनिशिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप या प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग कंप्लीमेंट्री टास्क और एंड कंज्यूमेशन। तो ये 7 उन्होंने स्टेप्स के बारे में बात की थी और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वो स्टेप्स में क्या क्या स्टेप्स है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हो गया इनिशिएशन, फिर हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप, फिर हो गया प्लानिंग एंड प्रिपरेशन एंड लास्ट वन हो गया प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन था। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार बताया है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ अ पब्लिक म्यूजिकल परफॉर्मेंस, जो एक ऑर्गेनाइजर है, पब्लिक म्यूजिकल परफॉर्मेंस करना है यानी म्यूजिकल परफॉर्म करवाना है कहीं पब्लिक में। अब वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है वो क्या करेगा, हैव टू ऑब्टेन परमिशन, वो परमिशन लेगा फ्रॉम द कंपोजर फॉर द साउंड रिकॉर्डिंग यूज, यानी जो भी साउंड को बनाने वाला जो कंपोजर है उसका परमिशन लेगा, इसलिए तो पब्लिक म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि अगर किसी का कोई चीज़ है, उसने उसको क्रिएट किया है, तो उसके बिना परमिशन के, उसके बिना इजाज़त के कोई दूसरा कैसे यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यानी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब भी यहाँ जो रीज़न है आर ओ से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर रीज़न करा है कि इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी राइट ऑनर इन द साउंड रिकॉर्डिंग प्रायर टू सच ए परफॉर्मेंस इन पब्लिक। यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू ऑब्टेन द लाइसेंस, लाइसेंस लेने के लिए फ्रॉम ईच एंड एवरी राइट ऑनर, जो भी सही ऑनर है उससे, ईच एंड एवरी ऑनर से परमिशन लेना है, लाइसेंस लेना है इन द साउंड रिकॉर्डिंग प्रायर टू सच ए परफॉर्मेंस इन पब्लिक, यानी पब्लिक में कोई परफॉर्मेंस करना है, जो भी उसका राइट ऑनर होगा उससे क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके म्यूजिक के लाइसेंस को खरीदना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर जो असर्शन ए है वो भी सही है और आर है ये भी सही है। और ये जो आर है रीज़न है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी जो परमिशन लेना है वो परमिशन क्या है दरअसल, वो दरअसल है लाइसेंस, यानी लाइसेंस लेना है, कॉपीराइट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आए तो बिल्कुल कमेंट करना, कमेंट करने में कोई भी हेजिटेशन, कोई भी कोताही, दुविधा ना हो, बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो जरूर कमेंट करना।
अब यहाँ क्वेश्चन है लाइब्रेरी एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने कई बार बोला है कि एक क्वेश्चन तो लाइब्रेरी एक्ट से रहते ही रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो क्वेश्चन तो रहने वाले हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, डेट्स पूछा है कि कौन सा लाइब्रेरी एक्ट कब आया है। तो सबसे पहले यहाँ देख लो, गोवा है, गोवा 1993 में आया था। उड़ीसा है, वो कहीं कहीं 2001 है, कहीं कहीं 2002 है। तो उड़ीसा 2001 या 2 में आया, राजस्थान 2006 में आया और छत्तीसगढ़ 2008 में ये आया है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेवार्क चार्जिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया। नेवार्क चार्जिंग सिस्टम है नेवार्क का, और ये नेवार्क चार्जिंग सिस्टम के बारे में जो भी स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप इंक्लूड है उसके बारे में पूछा गया था। अब यहाँ पर देखना है कि अगर आप कभी लाइब्रेरी गए होंगे, लाइब्रेरी मेंबरशिप लिए होंगे, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से लाइब्रेरी वर्क करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप्स आएगा, स्टेप में आएगा सबसे पहले बुक्स आर प्रेजेंटेड टू काउंटर असिस्टेंट अलॉन्ग विद द मेंबरशिप कार्ड। आपको कोई बुक लेनी है तो बुक लेने के साथ क्या करोगे, आप बुक को उस काउंटर पे ले जाओगे, वहाँ पर एक असिस्टेंट होगा। अब वहाँ पर अपनी बुक को दोगे और साथ ही में अपने मेंबरशिप, अपने जो लाइब्रेरी का मेंबरशिप जो कार्ड बनवाया है, लाइब्रेरी कार्ड बनाया, उसको उसके सामने रखोगे। तो सबसे पहला स्टेप्स तो यही होगा। अब उसके बाद क्या होगा, पुटिंग डेट स्टाम्प ऑन द बरोवर कार्ड आफ्टर टेकिंग इट फ्रॉम द बुक। बुक में क्या होगा, एक बरोवर कार्ड होगा, उसको वहाँ से निकाल कर उसमें क्या करेगा, एक डेट लिख देगा वो असिस्टेंट। फिर उसके बाद क्या होगा, मेंबरशिप नंबर ऑफ द बरोवर इज पुट ऑपोजिट टू द ड्यू डेट। फिर उसमें ड्यू डेट लिख दिया जाएगा, उसके अपोजिट में ड्यू डेट लिखेगा, यानी कब तक वो बुक उसको देना है वो लिख दिया जाएगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, बुक एंड मेंबरशिप कार्ड आर हैंडेड ओवर टू बरोवर वाइल द बुक कार्ड इज कीप्ड इन द चार्ज ट्रे। तो जो बुक कार्ड होगा वो बुक कार्ड कौन रख लेगा, वो जो असिस्टेंट है वो अपने काउंटर ट्रे में रख लेगा, और जो बुक होगा और जो मेंबरशिप कार्ड होगा वो यूजर्स को वापस दे देगा। तो यही प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया, तो सबसे पहले हो गया सी, फिर हो गया बी, फिर हो गया डी, फिर हो गया ए। तो ये हो गया सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन से क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस में उन्होंने 5 लॉज दिया था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो 5 लॉ दिया था उसको ओसीएलसी ने क्या किया, ओसीएलसी रिसर्च ग्रुप ने क्या किया, री इंटरप्रिटेट किया, यानी कुछ एक नए ढंग से बताया। तो कौन सा ये ढंग बताया, तो उन्होंने बताया क्या कि डेवलप द फिजिकल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवर फिजिकल एंड डिजिटल मटेरियल। उन्होंने इसमें पूछा गया कि कौन से लॉ को ओसीएलसी ने री इंटरप्रिटेट के नए ढंग से बताया था, वो कौन सा लॉ था, 5 लॉ में से कौन सा लॉ था। तो डेवलप द फिजिकल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवर फिजिकल एंड डिजिटल मटेरियल। तो क्या ये एवरी रीडर हिज हर बुक था, बुक आर फॉर यूज था, सेव द टाइम ऑफ द रीडर था, या एवरी बुक इट्स रीडर था। तो ये जो बात उन्होंने बोला, डेवलप द फिजिकल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवर फिजिकल एंड डिजिटल मटेरियल, तो ये था सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ओके। तो कुछ और बातें जो जाननी चाहिए कि ओसीएलसी ने क्या किया, 2014 में एक बुक पब्लिश की जिसका टाइटल था रीऑर्डरिंग रंगनाथन, ठीक है। रीऑर्डरिंग रंगनाथन था, शिफ्टिंग यूजर्स बिहेवियर, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज, ये उसका सब टाइटल था। और इसका जो इसे जो लिखा था वो लिखा था लिन सिपिगी कॉनवे एंड एक्सेल एम फेनिल ने लिखा था। और इस बुक में था क्या, तो इस बुक में क्या किया, जो रंगनाथन का जो 5 लॉ दिया था उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया रीऑर्डरिंग रंगनाथन। तो जो ऑर्डर चेंज कर दिया तो ऑर्डर हो क्या गया, तो वो ऑर्डर हो गया सेव द टाइम ऑफ रीडर फर्स्ट बन गया, एवरी इज हर बुक सेकेंड, बुक आर फॉर यूज थर्ड, एवरी बुक इट्स रीडर 4 एंड फिफ्थ वन इज ए लाइब्रेरी इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से जो रंगनाथन का जो 5 लॉ था उसको ओसीएलसी रिसर्च ग्रुप के द्वारा रीऑर्डर कर दिया गया 2014 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से क्वेश्चन था कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का जो इनिशिएटिव था, किसके कहने पर इस इनिशिएटिव को लिया गया, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को स्टैब्लिश किया गया, बनाया गया, जो कि 1836 में किया गया था। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था J.H. स्टॉकलर के द्वारा किया था। जो के बसुदुल्ला थे वो इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे, और जो लॉर्ड कर्जन थे उनके समय में इंपीरियल लाइब्रेरी बना था। तो आखिर था किसके ये दिमाग के ऊपर से, किसका ये इनिशिएटिव था जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को बनाया गया था 1836 में, तो ये था J.H. स्टॉकलर, जोचिम हाइवर्ड स्टॉकलर। ये जो J.H. स्टॉकलर थे एक जर्नलिस्ट थे, एक ऑथर थे, एक लेक्चरर थे, और इनका इंटरेस्ट था थिएटर में एंड इंडियन एंड मिलिट्री अफेयर्स में था। और ये इंडिया में रहे, इंग्लैंड में रहे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहे, जहाँ मन वहाँ रहे।
लेकिन बात है कि जे.एच. स्टॉकलर का ही ये दिमाग था, इनिशिएटिव था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है कि डेटा नॉर्मलाइजेशन इज इंटेंड टू अलाउ बेटर मैचिंग, यानी डेटा को जब नॉर्मलाइज कर दिया जाता है तो उसको मैचिंग करना आसान हो जाता है। यानी जब डेटा जितना ज़्यादा नॉर्मल वे में प्रेजेंट किया जाएगा उसको समझना ही क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो उतना ही अच्छा होगा, तो बिल्कुल बात सही है, तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब इसके रीजन बात है कि एज यूजर आर ऑलवेज प्रिसाइज इन द प्लेसमेंट ऑफ सच वर्क्स एज डायक्रिटिक्स एंड कॉमर्स। ये जो यूजर होता है वो हमेशा सटीक यूज करता है, सटीक प्लेसमेंट करता है कॉमर्स का और डायक्रिटिक्स का। तो कॉमा तो हम लोग को पता है, डायक्रिटिक्स क्या होता है। तो डायक्रिटिक्स क्या होता है, ये आपने देखा होगा जब व्हाट्सएप वगैरह में जब टाइप करते हो, अगर लॉन्ग प्रेस करते हो किसी बटन को, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ए, अगर ए को लॉन्ग प्रेस करो तो ए आ गया और इसके ऊपर एक ऐसे इन्वर्टेड कॉमा टाइप का आ जाता है, इसे ही कहा जाता है डायक्रिटिक्स लेटर कहा जाता है। उसी तरह बी है, बी के ऊपर भी इस तरह से आ जाता है, तो ये क्या है, डायक्रिटिक्स लेटर है। तो कह रहा है कि डायक्रिटिक्स लेटर का यूज़ करना और कॉमा का यूज़ करना, यूज़र बहुत ही सटीक प्लेसमेंट उसका करता है। तो बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल गलत बात है, कभी भी कॉमा का आप लोग सही से यूज़ नहीं कर पाते हो, डायक्रिटिक्स तो भूल ही जाओ। तो ये सब का जो प्लेसमेंट हम लोग सही तरह से कर नहीं पाते हैं, यानी हम लोग उतने सक्षम नहीं, उतने कैपेबल नहीं हैं कि हम लोग इसका यूज़ कर पाते हैं। यानी ये जो आर ए रीज़न है वो क्या है, गलत है। तो ए बिल्कुल सही है, A2 सही है, एसर्शन बिल्कुल सही है, और आर क्या है, फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कौन सा थिंकर ने कौन सा थ्योरी दिया था। तो ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बार बार बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर 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 आप कंप्लीट करो, उसे जरूर याद कर लो, जरूर ध्यान रखो, उसे दिल दिमाग में उसे बैठा लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर ने कौन सा थ्योरी दिया था, तो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया था। फिर इल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशनशिप दिया, F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, और हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्ला से क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ्ला का जो WLIC 2020 हुआ वो डबलिन में हुआ था, तो इसका थीम क्या था, इस जो कॉन्फ्रेंस था इसका थीम क्या था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ये चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत पूछे गए हैं और इसके कारण UGC ने इसे ड्रॉप कर दिया, इसे हटा दिया इस क्वेश्चन को। तो ये जो WIC 2020 जो डबलिन में होने वाला था, ये 15 से 21 अगस्त होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, ये हो गया क्या, कैंसिल। अब इसका जो थीम था वो था थीम इंस्पायर, इंगेज, इनेबल और कनेक्ट। इंस्पायर, इंगेज, इनेबल और कनेक्ट इसका थीम था। ये कॉन्फ्रेंस चूंकि तो हो नहीं पाया, लेकिन इसकी जगह पर 2 घंटे का एक ओपन सेशन, ऑनलाइन ओपन सेशन हुआ, और इसका जो थीम था वो था इफ्ला स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशन। तो ये इसका थीम था, 2 घंटे का ही मात्र हुआ। और जो नेक्स्ट WLIC होने वाला है 2021 में, 2021 में होने वाला है, वो रोटरडम में होने वाला है। 2022 को होने वाला है WLIC, वो होने वाला है डबलिन में। ठीक है, फिर यहाँ अगला क्वेश्चन है स्टेट्समैन ईयर बुक के बारे में, कि स्टेट्समैन ईयर बुक जो 155वां 155th एडिशन जो पब्लिश हुआ है, वो का पब्लिशर कौन है। तो पब्लिशर उसका कौन है, उसका पब्लिशर है प्लेग्रेव मैकमिलन। ठीक है, तो प्लेग्रेव मैकमिलन ये इसके पब्लिशर है द स्टेट्समैन ईयर बुक के। और ये जो स्टेट्समैन ईयर बुक है, ये दरअसल कवर क्या करता है, तो ये कौन कौन से न्यूज़ को, कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है। तो ये है कवरिंग पॉलिटिकल, कवरिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो इस तरह के एस्पेक्ट्स को, इस तरह के सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को ये कवर करता है कौन, स्टेट्समैन ईयर बुक। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो इंस्टीट्यूशंस लोग लेते हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसका सब्सक्रिप्शन इसको खरीदते हैं, और उसके बाद सभी स्टूडेंट को ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेट्समैन ईयर बुक है, और इसके टॉपिक्स क्या क्या है इसको आपको याद रखना है। जो पब्लिशर वो है प्लेग्रेव मैकमिलन है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह टोटल 10 पार्ट इस वीडियो का बनेगा, और इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और जितने भी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को देखना, और इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।